नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम आज बायो की अगली क्लास आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हुए हैं। हम ग्लैंड्स टॉपिक पढ़ा रहे थे। इस ग्लैंड्स टॉपिक में आज आपका नंबर किसका है? पैनक्रियाज ग्लैंड का। पैनक्रियाज ग्लैंड्स। अब देखिए, जो पैनक्रियाज ग्लैंड्स होता है, यहाँ से तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि पैनक्रियाज ग्लैंड्स पाई कहाँ जाती है। तो पैनक्रियाज ग्लैंड्स जो होती है, हमने आपको बताया था कि ये एब्डोमिनल कैविटी मतलब कि हमारे ये स्टोमच पेट में पाई जाती है। तो ये आपका हमने लोकेशन वहाँ पे लिखवा दिया था, तो आपको यहाँ से कि लोकेशन हम आपको यहाँ नहीं बताएंगे। लेकिन देखिए, जो पैनक्रियाज ग्लैंड्स है, इसके बारे में पूछा जाता है कि इस पैनक्रियाज ग्लैंड को किसने खोजा था। इस पैनक्रियाज ग्लैंड्स को किसने खोजा था? तो जो हमारा पैनक्रियाज ग्लैंड्स है, इसको लैंगरहैंस ने खोजा था। लैंगरहैंस ने इसकी खोज की थी। अब ये जो पैनक्रियाज ग्लैंड्स है, इसको किसने खोजा था? लैंगरहैंस ने खोजा था। तो अब देखिए, जो लैंगरहैंस ने इसको खोजा था, तो जो हमारा पैनक्रियाज है, हम मानते हैं कि ये हमारा इस तरीके से है। ये हमारा पैनक्रियाज इस तरीके से, तो हम इसको क्या नाम दे देंगे? पैनक्रियाज। ये हमारा क्या हो गया? पैनक्रियाज हो गया। तो इसी पैनक्रियाज में ये पैनक्रियाज भी 4 पार्टों में डिवाइड होता है। पैनक्रियाज कितने पार्टों में डिवाइड होता है? 4 पार्टों में डिवाइड होता है। तो ये जो कि इसमें छोटी छोटी ऐसे कोशिका टाइप पाई जाती हैं, तो इन्हीं कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? आइलेट्स या सेल्स ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट्स या सेल्स ऑफ लैंगरहैंस। देखिए, हमने यहाँ पे लैंगरहैंस क्यों लिखा? क्योंकि इसकी खोज किसने की थी? लैंगरहैंस ने की थी। तो जिस वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, वह अपने ही नाम पर तो इसका नाम रखेगा। तो इसीलिए इसको कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस या सेल्स ऑफ लैंगरहैंस हम कह सकते हैं। तो इसमें देखिए, जो हमने यहाँ पे 4 भागों में इसको डिवाइड किया, तो इसके 4 पार्ट होते हैं। पहला तो इसके 4 पार्ट या 4 सेल होते हैं। इसकी 4 कोशिकाएं होती हैं। एक हो गया अल्फा, दूसरा हो गया बीटा, तीसरा हो गया गामा या इसी को डेल्टा सेल कहा जाता है। इसी क्या कहा जाता है? डेल्टा सेल कहा जाता है। और चौथा हो गया एफ सेल। तो अभी तक आप लोगों ने इसके कितने सेल्स के बारे में पढ़ा था? सिर्फ 3 सेल्स के बारे में पढ़ा था। और कौन कौन सी थी? अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और गामा सेल्स या डेल्टा सेल्स। लेकिन इसके कितने सेल्स होते हैं? इसके 4 सेल्स होते हैं। तो हमने आपको पैनक्रियाज ग्लैंड्स में हमने बताया था कि ये मिक्स ग्लैंड है। ये क्या है? ये मिक्स ग्लैंड है। अब मिक्स ग्लैंड इसको क्यों कहा जाता है? मिक्स ग्लैंड इसको इसलिए कहा जाता है कि यह इंडो और एक्सो दोनों होता है। कि अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों होता है। तो ये जो अल्फा, बीटा, गामा या डेल्टा, ये जो 3 सेल्स इसकी होती हैं, ये किस में आती हैं? एंडोक्राइन में आती हैं, कि अंतःस्रावी में आती हैं। लेकिन जो एफ सेल होता है, यह हमारा किस में आता है? यह बहिस्रावी में आता है, जो 5% के आसपास होता है। तो आइए इसको आप समझ लीजिए। सेल्स ऑफ पैनक्रियाज। सेल्स ऑफ पैनक्रियाज कि पैनक्रियाज के सेल्स। तो पहला आपका क्या है? अल्फा सेल। अल्फा सेल, तो ये आपका पहला हो गया अल्फा सेल। दूसरा क्या है? बीटा सेल। तीसरा क्या है? गामा या डेल्टा सेल। और चौथा हमने क्या आपको बताया? एफ सेल। ये हमने आपको चौथा क्या बताया? एफ सेल। अब देखिए, जो अल्फा सेल है, ये पूछा जाता है कि इससे कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। कहने का हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स पर पढ़ रहे हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि पढ़ रहे हैं, तो हम उसमें हार्मोन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। क्योंकि बहिस्रावी ग्रंथियों में क्या स्रावित होता है? बहिस्रावी ग्रंथियों में एंजाइम या जूस स्रावित होता है, और अंतःस्रावी ग्रंथियों में
हार्मोन का स्राव होता है। तो यहाँ से जो हमारा अल्फा सेल है, इससे कौन सी मतलब कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? इससे ग्लूकेगान स्रावित होता है। इससे कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? इससे ग्लूकेगान हार्मोन स्रावित होता है। और यह पूछा जाता है कि ये जो ग्लूकेगान हार्मोन है, इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज किसने की थी? किम्बल एवं मर्लिन। किम्बल एवं मर्लिन नामक दो वैज्ञानिकों ने मिलकर इस अल्फा सेल के ग्लूकेगान नामक हार्मोन्स की खोज की थी। अब आ जाइए बीटा सेल पे। तो बीटा सेल तो बहुत प्रचलित सेल है, आप सभी लोग जानते होंगे कि बीटा सेल से जो हार्मोन स्रावित होता है उसे क्या कहा जाता है? इंसुलिन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इंसुलिन कहा जाता है। तो इस इंसुलिन को किसने खोजा था? इस इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेंटिक एवं बेस्ट। बेंटिक एवं बेस्ट नामक दो वैज्ञानिकों ने मिलकर इसकी खोज की थी। और ये जो हमारा गामा सेल या डेल्टा सेल है, इससे स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा होता है? तो इससे स्रावित होने वाला हार्मोन सोमैटोस्टेटिन होता है। सोमैटोस्टेटिन होता है। तो अब पूछा यह भी जाता है कि अगर ग्लूकेगान की खोज किसने की? किम्बल और मर्लिन ने की। इंसुलिन की खोज किसने की? बेंटिक एवं बेस्ट ने की। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी तो बनता है, ये जो हमारा सोमैटोस्टेटिन है, इसकी खोज किसने की? तो देखिए, इसकी जो खोज हुई थी वह 14 वैज्ञानिकों का ग्रुप मिलकर इसकी खोज किया था। तो यहाँ पर कोई विशेष नाम नहीं पूछता। अगर कभी पूछेगा तो सीधा सीधा आपका ऑप्शन रहेगा कि 14 ग्रुप्स ऑफ साइंटिस्ट। ये कितना? 14 वैज्ञानिकों का ग्रुप या समूह, मतलब इसको 14 वैज्ञानिकों ने मिलकर इसको खोजा था। तो अब देखिए, यहाँ से जो हमने अल्फा सेल बताया, ग्लूकेगान का स्राव हुआ, बीटा से इंसुलिन और गामा से सोमैटोस्टेटिन का। तो इसमें से सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका होता है? तो इसमें जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज होता है वह 70% किसका होता है? इंसुलिन का होता है। 20% किसका होता है? ग्लूकेगान का होता है। और 5% किसका होता है? यह सोमैटोस्टेटिन का होता है। तो अब देखिए, 70%, 20% कितना हो गया? 90%। और ये 5% कितना हो गया? ये 95%। यहाँ तक तो 95% हो गया। अभी कितना बचा है? 5% बचा है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है? अल्फा सेल लिखा है। ये जो अल्फा सेल है, हमारा जो पैनक्रियाजिक जूस बनता है, जो हमारे भोजन को पचाने में मदद करता है। क्या बनता है? पैनक्रियाजिक जूस। ये जो पैनक्रियाजिक जूस बनता है, ये कितने % होता है? ये भी 5% होता है। तो कहने का मतलब कि ये जो तीनों हैं, ये इन्हें क्या कहा जाएगा? हार्मोन कहा जाएगा। और ये कौन सा, मतलब कि हार्मोन कहा जाएगा। और ये हार्मोन अगर स्रावित हो रहे हैं तो कौन सी ग्रंथि हो जाएगी? मतलब ये कहलाएगी इंडो कहलाएगी। ये इंडोक्राइन ग्लैंड्स हो गई। और ये जो मतलब कि अल्फा सेल हो गया हमारा, जो पैनक्रियाजिक जूस यहाँ से स्राव होता है, ये क्या कहलाएगा? बहिस्रावी या एक्सोक्राइन कहलाएगा। तो हमने तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? यहाँ पे इसको मिक्स ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब इसमें मतलब कि अंतःस्राव और बहिस्राव दोनों होता है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि यह मिक्स ग्लैंड है। लेकिन मोस्टली यह पढ़ा किस में जाता है? अंतःस्रावी ग्रंथि में पढ़ा जाता है, क्योंकि ज़्यादा परसेंटेज किसका है? अंतःस्रावी ग्रंथि का है। तो ये हमने आपको यहाँ पर इसके बारे में मतलब कि मोटा मोटा ये बता दिया। अब आइए इसके फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। अब इसके फंक्शन के बारे में हम क्या पढ़ेंगे? कहने का मतलब जिसका परसेंटेज ज़्यादा होगा हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर परसेंटेज किसका ज़्यादा है? ज़्यादा परसेंटेज इंसुलिन का है। अब इंसुलिन का ज़्यादा परसेंटेज है तो हम इंसुलिन के ही बारे में बात करेंगे। तो आप सभी लोग जानते हो कि जो इंसुलिन होता है,
यह किसको संतुलित करता है? इंसुलिन जो होता है यह किसको संतुलित करता है? तो ये ग्लूकोज को संतुलित करता है। हमारा जो इंसुलिन है यह किसको संतुलित करता है? यह ग्लूकोज को संतुलित करता है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं फंक्शन ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन के कार्य। अब देखिए इंसुलिन का कार्य क्या होता है। जैसे हमारे बॉडी में जो एक्स्ट्रा शुगर हुआ, जो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा शुगर हुआ, जैसे हमने मान लीजिए जो कुछ भी मतलब हमने खाया पिया, वह मतलब कि उससे हमको क्या मिला? कार्बोहाइड्रेट मिला, मतलब शुगर मिला। तो ये जो शुगर है, इस शुगर से हमको क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है। और वह एनर्जी किस रूप में होती है? ग्लूकोज के रूप में होती है। एनर्जी किस रूप में होती है? ग्लूकोज के रूप में होती है। तो इंसुलिन का कार्य क्या होता है? इंसुलिन का कार्य यह होता है कि इस ग्लूकोज को वह किस में स्टोर करके रख ले? वह ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करके रख ले। किस रूप में स्टोर करके रख ले? वह ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करके रख ले। ये किसके द्वारा होता है? बाई इंसुलिन। यह किसके द्वारा होता है? यह इंसुलिन के द्वारा होता है। तो इंसुलिन जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में यह मतलब कि यह एब्जॉर्ब करके रखता है, मतलब कि स्टोर करके रखता है, उसी प्रक्रिया को मतलब कि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ग्लाइकोलिसिस कहा जाता है। सॉरी, ग्लाइकोनियोजिसिस कहा जाता है। ग्लाइकोनियोजिसिस कहा जाता है। ये पूछा जाता है कि ग्लाइकोनियोजिसिस की प्रक्रिया क्या होती है। तो जो ग्लाइकोनियोजिसिस की प्रक्रिया होती है, इंसुलिन द्वारा एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? ग्लाइकोनियोजिसिस कहा जाता है। तो ये इसका क्या हो गया? इंसुलिन का फंक्शन हो गया। आइए अब हम इसके डिसीज के बारे में बात करते हैं कि इंसुलिन से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। तो हमने आपको शुरू से ही इसके मतलब हार्मोन के बारे में शुरू से ही हमने बताया कि एक हाइपो होता है, दूसरा हाइपर होता है। एक क्या होता है? हाइपो होता है। दूसरा क्या होता है? हाइपर होता है। दूसरा क्या होता है? हाइपर होता है। अब हाइपो का मतलब क्या हुआ? अल्प। हाइपो का मतलब क्या हुआ? अल्प। और हाइपर का मतलब क्या हुआ? अति। कहने का मतलब कि अगर इंसुलिन का स्राव अधिक होने लगे, अगर इंसुलिन का स्राव अधिक होने लगे तो जो हमारे शरीर में जो शुगर है जो हमको मिला है, कहने का मतलब जो हमने अभी आपको लिखा था ग्लूकोज, सॉरी, जो हमारे शरीर में ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में कौन चेंज कर रहा था? इंसुलिन। ग्लाइकोजन में कौन चेंज कर रहा था? इंसुलिन चेंज कर रहा था। तो अगर इसका मतलब कि श्रावण कम होने लगे, मतलब कि इंसुलिन जो है, इंसुलिन का स्राव अगर कम होने लगे तो यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कर पाएगा? यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज नहीं कर पाएगा। जब यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज नहीं कर पाएगा तो हमारे शरीर में क्या होगी? ग्लूकोज की मात्रा, हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी तो हमें कौन सी बीमारी हो जाएगी? डायबिटीज मिलेटस। डायबिटीज मिलेटस हमें कौन सी बीमारी हो जाएगी? डायबिटीज मिलेटस नामक बीमारी हो जाएगी। एक तो ये हो गई, और दूसरी कौन सी बीमारी हो जाएगी? बहुमूत्रता की बीमारी हो जाएगी। दूसरी कौन सी बीमारी हो जाएगी? बहुमूत्रता, जिसे पॉलीयूरिनेशन कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? पॉलीयूरिनेशन कहा जाता है। तो ये तो मतलब कि इंसुलिन के कम श्रवण से हो गई, मतलब इंसुलिन का स्राव कम हुआ तो ग्लूकोज की मात्रा हमारे बॉडी में बढ़ गई। अगर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई तो हमको डायबिटीज मिलाइटस, यहाँ पर ही होगा, डायबिटीज मिलाइटस नामक रोग हो जाएगा। और दूसरा
पॉलीयूरिनेशन, बहुमूत्रता की बीमारी हमको हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देख लीजिए हाइपर में, हाइपर का मतलब क्या हुआ, जो हमारा इंसुलिन है उसका स्राव क्या हो, अधिक होने लगे। अगर इंसुलिन का स्राव अधिक होने लगे तो जो ग्लूकोज है, जो ग्लूकोज है वह क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी में कम हो जाएगा। अगर ग्लूकोज कम हो गया तो हमको एनर्जी, हमारे शरीर में एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर एनर्जी कम हो गई तो हमें मतलब कि थकान सी महसूस होने लगी, तो इसी को हाइपोग्लाइसीमिया का रोग कहा जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया का रोग कहा जाता है। तो जो हाइपोग्लाइसीमिया का रोग होता है, इसमें मतलब किसी को हिंदी में इंसुलिन आघात भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, इंसुलिन आघात कहा जाता है। अब इंसुलिन आघात का मतलब ये हुआ कि हमारे शरीर में मतलब हमारा शरीर एकदम से ढीला पड़ जाएगा, मतलब चक्कर सी आने लगेगी। तो ये सारे मतलब ये इसके रोग हो गए, ये हमने इंसुलिन के अंतर्गत आपको बताया। तो ये इंसुलिन हो गया। अब आइए अभी दो हमारा और बचा हुआ है, कौन सा, ग्लूकेगान और सोमैटोस्टेटिन। ग्लूकेगान और सोमैटोस्टेटिन। तो यहाँ पे ये इंसुलिन के बारे में हो गया। देखिए इंसुलिन के मतलब एक पूछा जाता है कि इंसुलिन का जो मेन अवयव होता है उसमें इंसुलिन में कौन सा पदार्थ पाया जाता है। तो जो आपका जिंक है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब पूछा ही जाता है कि इंसुलिन में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो इंसुलिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, जिंक पाया जाता है। अब देखिए जो जिंक होता है इसका मतलब दो काम होता है। जो हमारा इंसुलिन फॉर्मेशन होता है, एक तो हो गया इंसुलिन फॉर्मेशन, एक क्या हो गया इंसुलिन फॉर्मेशन, और दूसरा काम जिंक का क्या होता है, यह वाउंड हेलिंग, घाव को भरने में मदद करता है। क्या करता है, घाव को भरने में यह मदद करता है। तो इसके ये दो कार्य हो गए। और एक क्वेश्चन आपका और बनता है, जैसे इंसुलिन तो हमारे मतलब कि पैनक्रियाज की लैंगरहैंस की बीटा कोशिका से स्रावित होता है, लेकिन एक ऐसा पौधा भी पाया जाता है जिससे इंसुलिन का स्राव होता है। तो जो डहेलिया नामक फूल होता है, आप लोग देखे होंगे, जो डहेलिया नामक फूल होता है, यह डहेलिया फूल की जड़ों में भी पाया जाता है। जो इंसुलिन हार्मोन होता है वह डहेलिया नामक फूल की जड़ों में भी पाया जाता है। तो ये इतने सारे इसके फैक्ट हो गए ये इंसुलिन के। तो अब आइए आपको हम ग्लूकेगान के बारे में बताते हैं, उसको भी 2 मिनट में देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट हार्मोन कौन सा था, ग्लूकेगान। अब आप लोगों को बताया जा चुका है ग्लूकेगान की खोज किसने की थी। तो किम्बल एवं मर्लिन ने इस ग्लूकेगान की खोज की थी। अब देखिए हमने अभी आपको इंसुलिन के बारे में बताया कि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वह किस में चेंज करता है, वह ग्लाइकोजन में चेंज करता है। कहने का मतलब कि ये फैट में चेंज करके वह स्टोर करके रख लेता है। तो जब हमको कभी भी मतलब कि जैसे हम फास्ट की स्थिति में हो, जो व्रत वगैरह रखते हैं, तो जब हम कभी फास्ट की स्थिति में हो तो हम उस कंडीशन में हम भोजन नहीं करते। तो जब उस कंडीशन में हम भोजन नहीं करते तो हमको एनर्जी की ज़रूरत होती है कि नहीं होती है। तो उस कंडीशन में जो हमको एनर्जी मिलती है वह कौन दिलाता है, वह ग्लूकेगान दिलाता है। कहने का मतलब जो स्टोर्ड फैट है, जो स्टोर्ड फैट है, जो किस रूप में है, ग्लाइकोजन के, जो ग्लाइकोजन के रूप में एकत्रित है, इससे यह किस में चेंज करता है, यह ग्लूकोज में चेंज करता है। किसके द्वारा होता है, यह ग्लूकेगान के द्वारा होता है। यह किसके द्वारा होता है, ग्लूकेगान के द्वारा होता है। क्योंकि हमको ग्लूकोज से ही तो एनर्जी मिलती है, हमको ग्लूकोज से ही तो एनर्जी मिलती है। तो कहने का मतलब फास्ट की स्थिति में, मतलब व्रत की स्थिति में,
व्रत की स्थिति में हमारा पैनक्रियाज का कौन सा हार्मोन एक्टिव हो जाता है? ग्लूकेगान नामक हार्मोन से एक्टिव हो जाता है। तो ये आपका दूसरा था इंसुलिन, पहला था। अब आइए तीसरे हार्मोन के बारे में देख लेते हैं। तो जो हमारा तीसरा हार्मोन था कौन था? वो सोमैटोस्टेटिन। तीसरा हार्मोन कौन था? सोमैटोस्टेटिन हार्मोन था। तो सोमैटोस्टेटिन हार्मोन का कार्य क्या होता है? देखिए, जो सोमैटोस्टेटिन हार्मोन होता है यह बीएमआर को संतुलित करता है। बीएमआर को संतुलित करता है। तो बीएमआर का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसल मेटाबॉलिज्म रेट। बेसल मेटाबॉलिज्म रेट का मतलब क्या हुआ कि आधार उपापचयी क्रिया या दर। आधार उपापचयी दर। अब आधार उपापचयी दर का मतलब ये हुआ कि जो हमारी सामान्य स्थिति है, जैसे कुछ लोग होते हैं कि भोजन को ज़्यादा ग्रहण करते हैं, भोजन ज़्यादा खाते हैं, लेकिन उनका भोजन क्या होता है? जल्दी पच जाता है। कहने का मतलब अगर आपने 5 रोटी खाई, आपने 5 रोटी खाई, इस 5 रोटी से मान लीजिए आपको 500 किलो कैलोरी की ऊर्जा आपको प्राप्त हो रही है। तो अगर आपका ये जो बीएमआर है, अगर ये ज़्यादा हुआ, मतलब कि बेसल मेटाबॉलिज्म रेट, मतलब जो आपके आधार उपापचयी दर है, आधार उपापचयी दर का मतलब जो आपके भोजन के पचाने की सामान्य स्थिति है, अगर वह ज़्यादा हो गई, तो मान लीजिए आपने 5 रोटी खाई और ये आपको 500 किलो कैलोरी की ऊर्जा प्राप्त हुई। मान लीजिए इससे आप एक घंटे वर्क कर सकते हैं सामान्य दर की स्थिति में। अगर यही दर क्या हुआ? बढ़ गया। जब यही दर बढ़ गया, मतलब कि आपकी उपापचयी दर क्या हो गई? बढ़ गई। तो कैलोरी तो आपको 5 रोटी से 500 किलो कैलोरी की ऊर्जा प्राप्त हुई है, तो ये कैलोरी तो कम नहीं होगी, लेकिन आपकी जो कैपेसिटी है 1 घंटे तक कार्य करने की, वह क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। वह क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो आपको क्या होगा? फिर से जल्दी से आपको भूख लग जाएगी, फिर से आपका खाना खाने का मन कहेगा। तो कुछ लोग देखिए जो दुबले पतले ही होते हैं, लेकिन उनके खाना खाने की दर क्या होती है? खाना खाने की दर बहुत ज़्यादा होती है, ज़्यादा खाना खाते हैं। अब ज़्यादा खाना खाने के बावजूद भी उनका शरीर नहीं बनता, वो दुबले पतले ही रह जाते हैं। तो उस स्थिति में यही होता है कि उनकी जो मेटाबॉलिज्म रेट है वह क्या होती है? वह हाई होती है। वो खाना तो ज़्यादा खाएंगे, लेकिन उनका भोजन क्या होगा? बहुत तीव्र गति से वह पच जाएगा, उनको एनर्जी नहीं मिल पाएगी, तो उनको फिर से क्या हो जाएगी? भूख लग जाएगी। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि आपका जो बीएमआर है, बेसल मेटाबॉलिक रेट है, वह हाई होना चाहिए कि लो होना चाहिए कि नॉर्मल होना चाहिए? तो वह नॉर्मल होना चाहिए। हो सके तो थोड़ा बहुत लो ही रहे, ताकि यह लो रहेगा तो हमको जल्दी जल्दी भूख नहीं लगेगी। तो अगर इस स्थिति में ये भी होता है, अगर इसका जो रेट है हाई है, तो आपको जल्दी जल्दी भूख लग जाएगी, आपको थकान महसूस हो जाएगी। तो आपकी जो हार्ट बीट है, आपकी जो हृदय की धड़कन है, यह भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। सामान्य स्थिति में क्या होता है? 72 बार पर मिनट होता है। लेकिन अगर बीएमआर क्या हुआ? आपका बढ़ गया, तो आपकी हार्ट बीट भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। आपकी हृदय की धड़कन बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको थकान की स्थिति महसूस होगी। और दूसरी बात, आपकी जो रेस्पायरेशन की रेट है, रेस्पायरेशन की जो रेट है, श्वसन दर है, वह भी कितना होती है? 12 से 20 बार पर मिनट की दर से आप सांस लेते हैं। तो जब आपको थकान महसूस होगी, तो आपकी मतलब क्या होगा? आप सांस भी जल्दी जल्दी लेंगे। जैसे आप देखिए, जैसे आप कभी रेस वगैरह करिए, तो उस स्थिति में क्या होता है? जब शरीर में थकावट आती है, तो हमारे सांस लेने की दर क्या होती है? वह तीव्र हो जाती है। तो इस तरीके से हमने आपको इस पैनक्रियाज ग्रंथ से स्रावित होने वाले तीनों हार्मोन के बारे में बता दिया। इंसुलिन भी हो गया आपका, ग्लूकेगान भी हो गया और सोमैटोस्टेटिन भी हो गया।
तो यहाँ से आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनता है आपका इंसुलिन ही बनता है। क्या बनता है आपका? इंसुलिन ही बनता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो डायबिटीज नामक बीमारी होती है वह किसके कारण होती है, तो वह इंसुलिन के कम स्रावन के कारण होती है। तो ये आपका पैनक्रियाज ग्लैंड्स हो गया। अब आइए नेक्स्ट ग्लैंड्स के बारे में बात करते हैं। इसका आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए। तो आप सब इसका स्क्रीन शॉट ले लिए होंगे। तो ये हमने आपको पैनक्रियाज के बारे में यहाँ पर हमने आपको पूरी जानकारी दे दी। तो अब हम अगली क्लास में जो नेक्स्ट हमारी जो बची हुई ग्लैंड्स है हम उसको अगली क्लास में लेकर आएंगे। तो आप ये मतलब कि आपको ये वीडियो कैसी लगी उस कमेंट सेक्शन में जाकर के आप कमेंट जरूर करिएगा। अगर कहीं भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं कि हाँ हमको सर ये कन्फ्यूजन है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब मतलब शेयर करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, नमस्कार।